नमस्कार दोस्तों, आपने डूंगाराम चौधरी के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैं आपको डूंगाराम चौधरी ऑल इंडिया रैंक 1 जो ड्रॉपर था, उसके असली टीचर से मिलवाऊँगा। सर, आपने वैसे पढ़ा है डूंगाराम को? नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने जो है क्षितिकांत को पढ़ाया हुआ है क्षितिकांत। एआईआर में। तो सर का स्टूडेंट एक क्षितिकांत था जो कि एआईआर 1 था। इनके अपने एआईआर 1 स्टूडेंट्स हैं, इनके अपने एआईआर 1 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हैं नितिन जैन सर उर्फ एनजे सर। मैं भी एनजे हूँ, ये भी एनजे हैं। तो पर ये सीनियर एनजे हैं, हमारे सीनियर हैं। तो सर डूंगाराम चौधरी के बारे में बताओ कुछ। बच्चे बहुत बहुत मशहूर है सर, आपका बच्चा है सबके बीच में। Dungaram Chaudhary जो है वो फर्स्ट ऐसा स्टूडेंट था एंड ओनली स्टूडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई जो रिपीटर होके जो है जिसने जेईई टॉप किया था। ओके। उसके बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ और पहले भी नहीं हुआ था कि जो रिपीटर बच्चा है वो जेईई टॉप करे। अच्छा। और बंसल क्लासेस में सब मैं पढ़ाता था, मेरे अर्ली ईयर्स ही थे। तो कोटा में बंसल क्लासेस में 2000 के पहले जो है फर्स्ट जेईई रैंक होल्डर जो है जब मैंने वहाँ स्टार्ट किया था 95 में। उसके बाद डूंगराम चौधरी का रिजल्ट कोई कोई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जेई टॉप करेगा। इवन बंसल सर ने भी जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था और ही वाज अ सरप्राइज कैंडिडेट। उसके बाद तो कई टॉपर्स निकले हैं हमारी पढ़ाने के दौरान। सर लेकिन डूंगाराम के बारे में एक बात बताओगे? जैसे ड्रॉपर्स को कई बार होता है ना कि ड्रॉपर कैसे क्रैक करते हैं? क्या डूंगाराम पहले पिछले अटेम्प्ट में अच्छा स्टूडेंट था? क्या उसने पहले कोचिंग की हुई थी? इसके बारे में कुछ बताओ ना। ज़्यादा तो जो है उसके बारे में एक मिस्ट्री सी ही है, अच्छा। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये है टॉपर के, वो तो उसने बाद में भी शो नहीं किए। ही वाज बाय स्ट्रोक ऑफ लक आई कैन से। ओके। हम उसको ना पहले प्रेडिक्ट किया ना बाद में उसने आउटशाइन किया, जैसा कि जेई रैंकर से एक्सपेक्ट किया जाता है। सर ये वैसे कौन से साल की बात होगी? मेरे ख्याल से ये 99 की बात होगी, 99 की? 99। मेरा जन्म सर 99 में हुआ था। हाँ। तो सर 99 और आप सर कोटा में पढ़ा कब से रहे हो? मैं 95 से कोटा में पढ़ा रहा हूँ बंसल क्लासेस। 95 से आप कोटा में बंसल क्लासेस में पढ़ा रहे हो, यानी आपको 30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, पहले 15 साल बंसल क्लास में पढ़ा और उसके बाद फिर हमने वाइब्रेंट एकेडमी 2009 में स्टार्ट किया और लास्ट 16 ईयर्स से वाइब्रेंट में पढ़ा रहे हैं। सोचो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस, सर का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरी 26 इयर्स की एज है। तो आप सोच सकते हो कि कितना वास्ट एक्सपीरियंस है। और मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस कोई यूं ही एक्सपीरियंस नहीं है। दिस इज लाइक ओरिजिनल कोटा एक्सपीरियंस। वन ऑफ द इनिशियल टीचर्स जो मैं कह सकता हूँ फिजिक्स के कोटा में जो होंगे ना, वन ऑफ द इनिशियल टीचर ये होंगे। और बंसल क्लासेस जो जिन्होंने कोटा का मतलब ओरिजिन किया, जिन्होंने कोटा शुरू किया, बंसल सर। बंसल क्लासेस में पहले फिजिक्स फैकल्टी एनजे सर। और मैं जो है उसमें भी बड़ा प्राइड फील करता है। आई हैड द प्रिविलेज कि बंसल क्लासेस के जो बेस्ट ईयर्स थे वो हमने जो है वहाँ पे अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। और कोटा में मेरे ख्याल से कोई भी टीचर ऐसा जो है रेयर अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है वो और किसी टीचर को नहीं मिली है जिसने इतने टॉपर्स को गाइड किया, मेंटर किया हो। तो सर जैसे आपने और एनके सर ने एंड फिर जो आपके 3 केमिस्ट्री के सर हैं, एनए सर, एमएस चौहान सर और वीके जायसवाल सर, तो और जैसे पीजे सर हो गए, तो आप लोगों ने जो जब वाइब्रेंट शुरू किया था, तो आपने सर उसके बाद भी मतलब मैं देख रहा था आपने काफ़ी रिजल्ट्स, आपने हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस किए ही है और आपका सिलेक्शन रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। तो सर ऐसा बाकी कोचिंग्स को क्यों नहीं नसीब हो रहा है ऐसा? जैसे मान लो हम दिल्ली में भी देखते हैं या और भी जगह देखते हैं, तो वहाँ सिस्टम में ऐसा क्या फ़र्क है जो यहाँ स्पेशल है वहाँ नहीं है? मैं तो कहूँगा कि हमारी जो हमने लेगेसी वहाँ से कैरी करी है बंसल क्लासेस से, 6 टीचर जो है वहाँ एचओडी थे, टॉप बैचेस पढ़ाते थे। तो वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स का हमारे को पढ़ाने का, ग्रुप करने का, अच्छे बच्चों को जो है टॉप रैंक्स तक सक्सेस दिलवाने का जो वही इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था, वही हमने वाइब्रेंट में फिलॉसफी रखी कि बच्चों को जो है स्पून फीडिंग नहीं करानी है और जेई एडवांस पे फोकस रखते हुए जो है अपनी मटेरियल को
जो है डिलीवर करना है। सर क्या होता है स्पून फीडिंग, क्या होता है और क्यों नहीं करनी है स्पून फीडिंग? स्पून फीडिंग का जो है, जो ट्रेडिशनल वे है वो ये है कि भाई जो टीचर ने जितना दायरे में रहते हुए चीजों को क्लास में बताया, उसी से रिलेटेड मटेरियल जो है उनको घर पे करने को दिया। और घर क्लास में भी जो है वो याद करा करा के बुलवा बुलवा के जो है चीजों को रिपीटिशन मेथड, चीजों को उनको समझाने के बजाय और खुद से सोचने के बजाय याद करवाया। तो चीजों को जो याद करवाने का मेथड होता है, जैसे जो केमिस्ट्री में शायद थोड़ा सा वर्क कर सकता है, वो मैथ्स और फिजिक्स में जेईई एडवांस में बिल्कुल काम में नहीं आता। तो उसे मैं स्पून फीडिंग बोलूंगा कि यदि आप केवल चीजों को याद करवा रहे हो, कि भाई जैसे फिजिक्स में मैं आपको कहूँ कि न्यूटन लॉ के 4 केसेस होते हैं, एक पुली से 2 ब्लॉक लटका दिए तो ये फॉर्मूले से आंसर आएगा, और पुल एक ब्लॉक जो है टेबल पर रखा है और दूसरा हैंग कर रहा है, तो उसमें जो है ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो जो है दोनों के अलग-अलग फॉर्मूले से आपने प्रॉब्लम को करा के बच्चों को सिखाई, तो वो जेईई की प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अरेंजमेंट आएगा ही नहीं, अरेंजमेंट कुछ और आएगा, थॉट प्रोसेस बिल्ड करना ज़रूरी है। थॉट प्रोसेस बिल्ड। मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, जो एनजे सर हैं वो एक बिट्स पिलानी ग्रेजुएट है और एनकेएस सर आईआईटी खड़गपुर ग्रेजुएट है। तो सर आपने कौन से ईयर में ग्रेजुएशन की थी? मैं 1991 पास आउट। आप भी 91 पास आउट है। अच्छा, आप दोनों हम उम्र हैं मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने का अंतर है। 2 महीने का। तो 91 में और आपने कौन सी ब्रांच थी आपकी? मेरी ब्रांच थी माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग। और आपकी कौन सी थी सर? वेरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर उस टाइम पे इंजीनियरिंग जो होती थी, आज से ये कब की 30-34 साल पहले की बात हो गई। उस टाइम की इंजीनियरिंग और आज की इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है? काफ़ी आजकल तो क्या है कि जो टेक्नोलॉजी का पूरा चेंज आ गया। हमारे टाइम में ऐसा था कि मैंने मतलब कंप्यूटर पहली बार एक्चुअली आईआईटी खड़गपुर में जाके ही देखा था। मतलब उस ज़माने में वो रूम्स होते थे कंप्यूटर वाले, बड़े-बड़े वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाले, जिनमें वो प्रॉपर कोड लिखना पड़ता था। थोड़ी-सी अगर कॉमा फुल स्टैक की हाँ, डॉस वो चलता था। फोर्ट्रान लैंग्वेज हम लोगों को सिखाई गई थी सेकंड सेमेस्टर में। तो आजकल शायद नाम भी लोग नहीं सुनते होंगे फोर्ट्रान का। नहीं, बच्चों को नहीं। ये हाँ, उसमें एक आध सिंटैक्स एरर भी इधर-उधर हो गई तो वो पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। आजकल तो आपको सर पाइथन, सी प्लस प्लस जानने की भी ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी पे आप अपने हिंदी में लिख के उसको कह सकते हो, वो कोड लिख देगा। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई। तो सर जैसे उस टाइम पर अ, आप आपके बैचमेट थे जिस तरह, वो क्या करियर चॉइसेस लेते रहे और आज जो आपके बच्चे अब जो आईआईटी से ग्रेजुएट, बिट से ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप देखते होंगे उनको, वो क्या चॉइसेस लेते हैं, उनमें आप क्या फ़र्क देखते हो? अ, अब जैसे मैं अपनी ब्रांच का बताऊँ तो अभी हम लोगों का जो है 2016 में सिल्वर जुबली हुआ था। 91 पास आउट तो तब गए थे खड़गपुर। तो हम लोग मिले तो वहाँ पे हम लोग जो हमारे डिपार्टमेंट के शायद एक्चुअली ब्रांच चेंज वगैरह के बाद माइनिंग में 17 लोग बचे थे। तो उनमें से 8 लोग आए थे। 8 में से एक भी माइनिंग में नहीं था। 2-3 लोग कोई यूएस में बैठे हैं, और यहाँ पे भी जो हैं वो अलग-अलग पार्ट्स में थे। ऐसा नहीं कि सारे माइनिंग छोड़ चुके, कुछ एक लोग हैं अभी भी माइनिंग में। बाकी मोस्टली जो है वो अलग-अलग फील्ड्स में माइग्रेट कर चुके हैं। और उस टाइम पे भी ये थोड़ा-सा टेक वाला कि भई जैसे ये था ना कि जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं वो एग्ज़ाम लेके और किसी भी फील्ड से पिक करके ले जाती हैं, तो वो ट्रेंड उस टाइम पे जस्ट शुरू हुआ था। ये है। सर आपने आपने कितने एआर वंस को पढ़ा है? मैंने एक को ही पढ़ाया है। एक को पढ़ा है, हाँ, श्रुतिकांत। श्रुतिकांत। और आपने कितने एआर वंस को पढ़ा है सर? मेरे ख्याल से 4-5 हो गए शायद। 4-5 होंगे, गिना नहीं, गिनते नहीं है सर। ओके। सर ऑनलाइन स्पेस में आपने क्या महसूस किया? आप दोनों मुझे बताओ कि क्या मिसिंग लगता है आपको? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो टाइम्स चेंज हो रहे हैं, अब इसमें ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसमें वापस जो है एजुकेटर्स के पास अपॉर्चुनिटी आई है, राइट। क्योंकि ऑफलाइन जो है अभी कम ट्रेंड हो रहा है, ऑनलाइन में आप रीच आउट कर सकते हो, बेस्ट टैलेंट्स आपके पास आ सकता है। तो कमिटमेंट जो है, जो हमने अपनी कैरियर में
अच्छे बच्चों के साथ ऑनेस्टी से और उनको जो है ग्रूम करने में अपना एनर्जी पूरी लगाई, वो नए ऑनलाइन स्पेस में वापस जो है एजुकेटर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, मगर आपकी टीचिंग में वो बच्चों को ग्रूम करने का स्टफ होना चाहिए। वो भी जेई एडवांस लेवल का होना चाहिए, जो अभी मैं ऑनलाइन स्पेस में देख रहा हूँ, दैट इज नॉट फॉर सुटेबल फॉर जेई एडवांस। तो जेई एडवांस में टॉपर्स को जो चाहिए वो अभी भी ऑनलाइन स्पेस में मिसिंग है। एक जो चीज है कि जेई एडवांस के लिए पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको ना एकदम बेसिक से लेके और बच्चे को पूरा जेई एडवांस के लेवल तक लेके जाना है। और फिजिक्स कम से कम ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं एकदम। तो जो है, जैसे आपने बेसिक लॉज की बात की, न्यूटन्स लॉज, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाए, अब उसका आप जो है क्लास में डेमो वाले एग्जांपल्स, कई बार मैं जो है डेमो भी करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी क्लास में करता हूँ। बहुत सारे अगर नहीं कर पाता हूँ तो उनको इमेजिन करवाता हूँ कि बेटा तुम ये सोचो ऐसा हो रहा है, और वो प्रैक्टिकली बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं। तो उसके साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है ना, वो बड़ी साउंड होती है, बड़ी सॉलिड एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। और वहां से लेके फिर ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स का लेवल आप धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते आप जेई के लेवल तक लेके जाओ। तो ये करना, और हर टॉपिक के लिए ये करना बड़ा जरूरी है। सर क्या एचसी वर्मा जेई एडवांस के लिए या जेई मेन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग समझते हैं? सर इसका एक वर्ड में जवाब देना, आपकी एचसी वर्मा मेंस के लिए सफिशिएंट है, आपका जवाब क्या होगा? मैं कहता हूँ हाँ। आप कहते हो हाँ, और आपके हिसाब से? हाँ, मे बी एक्सेप्ट सम टॉपिक्स व्हिच मे नॉट बी कवर्ड इन एचसी, अदरवाइज इट इज। और क्या एडवांस के लिए सफिशिएंट है? नहीं, नहीं है। ओके, आप बताइए। नहीं, नहीं है। तो सर का कहना है कि एचसी वर्मा मेंस के लिए मोर और लेस सफिशिएंट है और एडवांस के लिए सफिशिएंट क्लियरली नहीं है। तो सर थोड़ा बता सकते हो, एचसी वर्मा किताब बहुत मशहूर किताब है जेई के अंदर, तो ऐसा एचसी वर्मा में आज आज ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि एचसी वर्मा सफिशिएंट नहीं है एडवांस के लिए? जेई एडवांस में कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग के जितने प्रॉब्लम्स आते हैं वो उतने एचसी वर्मा में कवर्ड नहीं है। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स के पैटर्न्स भी कवर्ड नहीं है। तो एक तो जेई बहुत इवॉल्व हो चुका है एडवांस, और एचसी वर्मा जो है वो ग्रेडेड प्रैक्टिस के लिए ठीक है इनिशिएट करते समय। तो उसमें सिंपल प्रॉब्लम्स पहले शुरू में आती है, फिर थोड़ी सी एडवांस होती है। बट टॉपिक्स के मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम्स फिर भी एचसी वर्मा में लैक करती है। ओके, तो कह सकते हैं कि एचसी वर्मा एक नए बच्चे का इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी किताब है, पर उसका लेवल आईआईटी तक ले जाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जेई एडवांस के लिए उसके लिए मतलब एडिशनल प्रॉब्लम्स की और प्रैक्टिस चाहिए। एचसी वर्मा नो डाउट एक्सेलेंट बुक है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें रिलेटिवली कम हैं जो आप जेई सर एडवांस के कैसे लिए चाहिए। सजेस्ट करते हो बच्चों को कि एचसी वर्मा का बेस्ट यूज कैसे करें? शुरुआत के लिए, जैसे कोई कोई चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो, 11th का बच्चा है ना, तो शुरू में वो क्वेश्चंस करना काफी अच्छा है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। उनको ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। हाँ, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 जो है, पर्टिकुलरली जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो बड़ी जो है कॉन्सेप्ट खोलते हैं बच्चे के दिमाग। सर वो अब जो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वैरायटी के प्रॉब्लम एक्सरसाइज में है ही नहीं। हाँ, हाँ जी, वो इसीलिए मतलब इट इज यू कैन से इट इज अ नेसेसरी बुक बट नॉट सफिशिएंट। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ठीक। तो एचसी वर्मा में सर, जैसे मैंने भी एचसी वर्मा देखी है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव 2 है ना, वो थोड़े ट्रिकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। उसमें क्या एमसीक्यूज होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है मेरे ख्याल। न्यूमेरिकल नहीं है, और जो लास्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स में से, वो बढ़िया रहता वो है थोड़ा सर, टफ है रहता ना? है। पर ओवरऑल मतलब और भी प्रॉब्लम्स करने की जरूरत। जरूरत है जेई एडवांस तक जाने के लिए। सर बच्चे को ना एक कंप्लीट पैकेज चाहिए कि मैं इतना कर लूँ, मेरा जेई मेन कंफर्म हो जाए, मेरी रैंक आ जाए जेई मेन में, और फिर ऐसा ही एक पैकेज जेई एडवांस के लिए चाहिए। तो आप बता सकते हो कि आप दोनों मुझे एक बात बता दो कि बच्चा क्या क्या कर ले, यहाँ बैठा हो बच्चा, कि उसको सब हो जाए उसका मेंस में? मेरी ओपिनियन तो ये है, जेई मेंस तो आप बुक करके श्योर हो सकते हो। तो कौन सी बुक, जैसे कौन कौन सी बुक्स कर सकता है बच्चा? टॉपिक जो है फॉर्मूले वगैरह बेस्ड सिंगल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आते हैं जेई मेंस में। राइट। तो वो तो जो है आप एक
अपना कोई भी एक बुक करके आप सेटिस्फाई हो सकते हो कि जेईई मेंस हो जाएगा। जैसे बतौर एग्जांपल कोई बुक्स बता सकते हो? नहीं, यदि आपका फोकस प्योर जेईई जेईई मेंस ही है तो एचसीवी इज गुड इनफ, और एनसीईआरटी जो है थोड़ा बहुत रेफर कर लें। एचसीवी कर ली, एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ ली, बस बोर्ड के लिए पढ़ता है ये बच्चा, उतनी हाँ, पढ़ ली तकरीबन। बस एचसी वर्मा पढ़ ली। इससे जेईई मेंस हो जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ और अलग से करने की जरूरत है? यदि आप थोड़े पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा से कर लें तो आपका पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, डिफिकल्टी लेवल का आइडिया हो जाएगा, बस फिर जेईई मेंस आराम से हो जाता है। एक्चुअली क्या है, आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम बोलते हैं तो एक एक साल के इतने सारे पेपर होने लग गए। राइट। साल में 2 बार जेईई होता है और हर बार में इतने सारे 8 10-12 सेट निकलते हैं। तो पिछले अगर 4-5 साल के ले लें पेपर, तो बच्चों के पास इतनी प्रैक्टिस है प्रॉब्लम्स की, जिसकी मतलब बहुत सॉलिड प्रैक्टिस है वो। तो यानी एक जेईई मेन का कंप्लीट पैकेज ये है कि एचसी वर्मा से सर थ्योरी एचसी वर्मा से पढ़ थ्योरी ली। अच्छी तरह से सीखी जा सकती ओके, है। एचसी वर्मा थ्योरी पढ़ ली, इलस्ट्रेशंस एग्जांपल सब कर लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। एडिशनल प्रैक्टिस। एचसी वर्मा के इवन जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, और हम बच्चों को शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस भी कराते हैं जिनके आंसर पीछे नहीं दिए गए, तो इवन दे आर वेरी यूजफुल। सर मुझे आपका फिजिक्स का फेवरेट चैप्टर बताओ। चैप्टर या टॉपिक? चैप्टर बताना है तो रोटेशन। रोटेशन सर का फेवरेट चैप्टर है, रोटेशन। तो और आपका सर? हाँ, मैकेनिक्स में तो रोटेशन बेस्ट है, पर बाकी पूरी फिजिक्स में आप एक चैप्टर चूज कर सकते हो, अब आप बताओ। ईएमआई, 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 इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सर वो चैप्टर तो जैसे जैसे जब मैं देखता हूँ, वो तो एक छोटा सा चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में आता है, और उसमें वो जनरली वो रॉड वाली प्रॉब्लम्स आती है, रेल्स पे चल रही होती है, वो स्लो हो गई या ये जनरली तो इतने में ही खत्म हो जाता है। वो आपका इतना फेवरेट क्यों है आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स? देखो, एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, अच्छा। तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है वो तो ईएमआई में पता हाँ जी, सही बात। चलता है। तो उसका लाइफ में अंदर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ओके। तो सारे जो है जनरेटर्स है, मोटर्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी के अंदर, वो ईएमआई से सीखने को मिलता है। और जो मैग्नेटिज्म का जो सीखने का मजा है कि भाई किस तरह जो है वो मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो काफी फैसिनेटिंग है। सर आप जब फिजिक्स के बारे में बात करते हो ना, आपके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, मैं देख रहा हूँ। तो सर एक बात मुझे बताओ, जैसे आपने रोटेशनल चैप्टर का नाम लिया, तो आपने ऐसा मतलब रोटेशनल फेवरेट क्यों है आपका? एक्चुअली क्या है कि मैकेनिक्स वाले पार्ट का ना, वो लास्ट चैप्टर, अगर मेरे से आप पार्ट पूछते तो मैं मैकेनिक्स बोलता। तो जेई का ये है कि कोई भी चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उसमें प्रीवियस आपने जो कुछ पढ़ा होता है वो सब शामिल होता है, और प्लस ऑफ कोर्स उसके अलावा मैथ्स भी काफी लगती है। तो जब मैं रोटेशन बोल देता हूं तो इसका इट मींस कंप्लीट मैकेनिक्स। ये चीज है। तो ये सर जैसे रोटेशनल ना, मैं मतलब मुझे भी थोड़ा ट्रिकी चैप्टर लगता है, खासकर तब जब ना उसमें वो जो रोटेटिंग बॉडीज आ जाती है, जो क्या कहते हैं उसको, रिवॉल्विंग बॉडी कहते हैं, रोटेटिंग बॉडीज का जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वगैरह होते हैं, है ना? तो वो सब में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसमें वेक्टर्स वगैरह का यूसेज एंड ऑल, और चीज़ें उसमें फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिर वो एंगुलर मोमेंटम, उसमें 2 तरह के एंगुलर मोमेंटम शायद चल रहे होते हैं, थोड़ा बहुत है, पर वो इंट्यूशन भी वहाँ पर थोड़ी फेल होने लग जाती है मेरे लिए। तो ये सब चीज़ों पे सर जैसे बच्चों को इंटरेस्ट कैसे आ पाएगा सर इन पे? एडवांस क्लास सब इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स जैसे काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर थॉरोली समझ लिए हैं ना अच्छे से, फिर आपके लिए रोटेशन आसान है। एटलीस्ट रोटेशन वाला चैप्टर, उसकी भी 2 पार्ट है। शुरू में हम फिक्स एक्सिस रोटेशन की बात करते हैं, तो वो तो बहुत इजी हो जाता है। इजी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपके टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उस पे बेस क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों को एनालॉजी लगती है, नया याद भी नहीं करना पड़ता। हाँ, वो हो जाता है। वहाँ वो सब करने के बाद फिर जो है
रोलिंग वाले पार्ट पे आते हैं, रोटेशन विद ट्रांसलेशन इन्वॉल्व करके चलते हैं। तो उसके लिए जो है ना आपकी पूरी पहले की पूरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग है, आपने फिक्स एक्सिस रोटेशन पढ़ लिया है, तो उसके एप्लीकेशंस वगैरह मिला के चलते हैं ये चीज। और क्या स्लिपिंग एडवांस के सिलेबस में आती है? स्लिपिंग एडवांस के सिलेबस में नहीं है। एडवांस के सिलेबस में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि प्योर रोलिंग मोशन ऑफ कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर एटसेट्रा। प्योर रोलिंग। हाँ, रोलिंग मींस प्योर रोलिंग ये है। तो स्लिपिंग का मतलब तो फिर वो जो है रोलिंग को वो वेग लैंग्वेज भी तो हो सकती है कि रोलिंग में इम्प्योर रोलिंग भी है, प्योर भी है। हाँ, जेई में कुछ एक बार हल्के फुल्के से वो जो है ना चले जाते हैं सिलेबस के थोड़ा बाहर, तो हम भी इसीलिए हम भी जो है बच्चों को स्लिपिंग के भी क्वेश्चंस कराते हैं। हम भी अकॉर्डिंगली उसके बाहर थोड़े चले जाते हैं ताकि जो सब्जेक्ट सिलेबस वाला पार्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग और थोरो हो जाए। जितना मुझे याद आ रहा है 2016 में क्वेश्चन भी आया था जिसमें स्लिपिंग भी थी और इनइलास्टिक कोलिजन था शायद, ऐसा कुछ था। तो पता नहीं, मुझे ढंग से याद नहीं है, पर मेरे पेपर में आया था वो, और बहुत डरावना पेपर था वो उस टाइम जे एडवांस्ड का। हाँ, बीच बीच में जो है फिजिक्स का पेपर ज्यादा टफ आ जाता है। नॉर्मल ट्रेंड तो ये फिजिक्स मैथ्स वाला पार्ट सबसे ज्यादा टफ होता है। कभी कभी जो है जेई वाले सरप्राइज देते हैं, फिजिक्स ज्यादा टफ कर देते हैं, ये होता है। सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आप रोटेशनल को बहुत सिंपल करके पढ़ाते हो? क्योंकि सर रोटेशनल बहुत डिफिकल्ट है, मुझे खुद भी एक डर सा लगता है रोटेशनल से। बिल्कुल, मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी कोशिश यही रहती है बच्चों को जो है एकदम सिंपल वैसे लेके चलें। एकदम जो शुरू वाले चैप्टर हैं वो इनकी एकदम थॉरो प्रैक्टिस बच्चों की होती है। उसके बाद जो है फिक्स एक्सिस रोटेशन वाला पार्ट बच्चों को बड़ा आसान वे में हम समझा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेके और एंगुलर मोमेंटम तक वो सारा पार्ट उनको बड़े आसान वे में समझा देते हैं। एक बार वो सारी चीज़ें अच्छे से जो है फाउंडेशन तैयार हो जाती है ना, उसके बाद फिर बिल्डिंग, उसके ऊपर बड़ी सुंदर बिल्डिंग हम बना सकते हैं। तो रोटेशन उस तरीके से बड़ा जो है बच्चों को अच्छा लगने लगता है। ये सर आपकी वो जो अडेप्टेड किताब है यूनिवर्सिटी फिजिक्स से, मेरा एक दोस्त है आईआईटी में, मैं तो सर मैं तो हेलिडे रेसनिंग पढ़ता था अपनी प्रिपरेशन में, वो भी कभी कभी रेफरेंस के लिए। मेरा दोस्त है, उसने यूनिवर्सिटी फिजिक्स पूरी पढ़ी हुई है, आपकी अडेप्टेशन और उसके वो क्वेश्चन वगैरह भी सब किए हुए उसने। तो सर उस किताब में सर वो किताब आज का बच्चा कैसे यूज करे? तो यूनिवर्सिटी फिजिक्स में मैं हमारा अडेप्टेशन की बात बताता हूँ आपको मैं। ये क्या हुआ था कि ये यंग फ्रीडमैन जो बुक थी, ये यूएस वगैरह बाकी कंट्रीज में काफ़ी अच्छी इसकी सेल्स थी, और पियर्सन वाले ने हमें अप्रोच किया कि सर जो है आप कोई जेई के लिए जो है इसको सूटेबल मानते हैं यंग क्या? फ्रीडमैन यूनिवर्सिटी फिजिक्स के ऑथर है। हाँ, ओके। तो हमारे टाइम पे भी चलती थी ये किताब, बट तब उसको सीआर ज़िमान्स्की बोलते थे। ओके। और सीआर ज़िमान्स्की के बाद ये यंग फ्रीडमैन ऑथर उसमें ऐड हो गए। और फिर जब हमारे पास ये ऑफर आया कि आप जेई के लिए जो है आप कोई सूटेबल एडेप्टेशन कर सकते हो क्या इंटरनेशनल टाइटल का, तो यंग फ्रीडमैन को हम जब हमने देखा तो थ्योरी बहुत अच्छी कवर्ड थी, हम्म, मगर प्रॉब्लम सेट जो था हम्म, वो जेई के लिए सूटेबल नहीं लग रहा, पैटर्न भी वैसा नहीं था। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि भाई हम इसकी थ्योरी को एज इट इज रखते हुए इसमें जेई का जो है बिल्कुल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट जो है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैच द कॉलम मल्टीपल चॉइस सिंगल चॉइस, पूरा जेई का जो है के हिसाब से इसको चेंज करता है। तो हमने दोनों ने मिलके जो है वो यूनिवर्सिटी फिजिक्स को जो है आप दोनों ने वो अडेप्ट करी है। हाँ, पूरा उसका प्रॉब्लम सेट हमने बनाया। उसमें उसमें ऑब्जेक्टिव थे ही नहीं, ऑब्जेक्टिव हमने डाले। और यूनिवर्सिटी फिजिक्स में जिनको बच्चों को यहाँ नहीं पता, वो मतलब वर्ल्ड की जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिजिक्स की बुक्स है। उसको दोनों सर ने, नील कमल सेठिया सर और एनजे सर, नितिन जैन सर ने उसको अडेप्ट किया है इंडिया के जेई के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे सर। हाँ, तो उसमें एक्चुअली ऑब्जेक्टिव वाला सारा क्वेश्चंस हमने ही डाले हैं। और उसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो जे एडवांस के अकॉर्डिंग और इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं थे। उसमें बाहर वाले प्लेसेस वगैरह की रेफरेंस थी, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ चेंज करके उसको जेई एडवांस के लिए सूटेबल बनाया। ये था। सर जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनको सर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स दो ना, जिससे मतलब एक आपके बच्चे रहते होंगे पास्ट में भी जिन्होंने आ, जिनको चैलेंज आ रहा होगा फिजिक्स में, तो आपने बच्चों को किसी चैलेंज में देखा होगा और तब आपने बताया हो कि ऐसे करो और वो ठीक हो गया हो। तो ऐसे कई सारे जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताओ ना। जैसे 11th 12th के जो बच्चे होते हैं, मैंने देखा है काफ़ी शाय होते हैं।
तो अपने सवाल खुल के नहीं पूछ पाते, अपने डाउट्स वगैरह। तो ये जो है, अगर आपको मतलब अपनी कोचिंग से, अपने टीचर से बेस्ट अगर निकलवाना है, देन यू विल हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। सही डाउट आपको पूछने पड़ेंगे अपने टीचर से, तब उससे आपको बेस्ट आउटपुट टीचर से मिलेगा। मैं बहुत बार बच्चों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने जो होमवर्क तुमको प्रॉब्लम्स करने के लिए दिए हैं वो तो है ही, अपने होमवर्क का एक पार्ट खुद के लिए ये रखो कि ये प्रिपेयर करो कि मेरे को नेक्स्ट क्लास में ये पूछना है। पिछले जो लेक्चर है उसमें मुझे जो चीज़ें नहीं समझ में आई उससे रिलेटेड मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने, वो क्वेश्चंस लिख के प्रिपेयर करो। अगर तुम हेजिटेंट हो तो क्लास में तुम्हें मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं, जस्ट रेज योर हैंड, मैं अपने आप पूछूंगा ये चीज़ है। कई लोग ये बोल नहीं पाते, आवाज़ नहीं निकल रही, हाथ उठा दो, हाथ तो सबके काम कर रहे हैं। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि भाई एक पीयर ग्रुप होता है जो कि हो सकता है ऑनलाइन इस ऑनलाइन में जीरो है वो। वो जो है मिसिंग एलिमेंट है अभी। तो ऑफलाइन के अंदर वो बड़ा एक कैटलिस्ट का काम करता है पीयर ग्रुप आपकी लर्निंग के अंदर, कि टीचर से हम कई बार सुन लेते हैं बट असली लर्निंग जो है ना वो बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं एक दूसरे से। तो ऑफलाइन के अंदर वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि बच्चे जो है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में प्रॉब्लम्स को, थ्योरी में जो चीज़ समझ में नहीं आई, बड़े इजीली डिस्कस कर लेते हैं, आयरन आउट कर लेते हैं जो भी उनके थॉट प्रोसेस में कमियां थी। तो वो एक चीज़ है जो ऑफलाइन में वंडरफुली काम करी है हमारे यहाँ पे। बच्चे एक दूसरे से डिस्कस। एक दूसरी चीज जो मतलब फिजिक्स से पर्टिकुलरली रिलेटेड है, अभी एक्चुअली पॉडकास्ट से पहले आपका एक वो मैं वीडियो देख रहा था नोट से रिलेटेड, शायद 3 साल पुराना है, तो वो थोड़ा मेरे से रेजोनेट भी करता है, क्योंकि क्या है कि फिजिक्स में हम लोग भी नोट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अच्छा, आप नोट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं भाई? सुन लो यार, देखो कोटा के ओरिजिनल टीचर कह रहे हैं कि नोट्स वगैरह बेकार है। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, पर ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी इंपॉर्टेंस शायद केमिस्ट्री में नोट्स की होती है उतनी फिजिक्स में तो नहीं होती। कम से कम आपको ऑफ कोर्स कॉपी लेके बैठना है क्लास में, जो चीजें हो रही है नोट कर, लेकिन ये है कि नोट डाउन करने के प्रेशर के चक्कर में आप चीजें मिस कर जाओ, कॉन्सेप्ट मिस कर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, तुम जगह छोड़ दो बकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें मतलब चाहिए ही कि भाई सारा कुछ मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए, जगह छोड़ दो। क्लास के अंदर उस प्रेशर में मत आओ कि मेरे को सारा लिखना है, सारा नोट डाउन करना है, समझने पे ध्यान दो। मैंने सर एक उसमें जब बोला भी था ना, ये बोला था कि तुम ना मतलब लिखने के चक्कर में अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज किया सुनना, तो वो सबसे बेकार चीज है। मतलब यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग बोर्ड से सब कुछ। क्या इस चीज के लिए तुम ऑल द वे टू लेटर से कोटा या दिल्ली या पटना आए हो? मतलब इस चीज के लिए आए हो? तो वो मेन चीज तो है, वो टीचर यहाँ आया है और आप यहाँ आए हो और उसको सुनना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं। और वो सुन लोगे, प्रोसेस कर लोगे, बाकी सब चीजें तो बुक में भी लिखी होती है। बुक में लिखा होता है। मैं तो बच्चों को कहता हूँ सर हेडिंग लिख लो, हेडिंग का तो फॉर्मूला लिख लो, बाकी कोई वर्किंग वगैरह लिख लो। कभी अगर टीचर कह रहे हैं कुछ चीजें होती हैं जैसे डेफिनेशंस होती हैं, वो तो हम बकायदा डिक्टेट करवाते हैं। अब डिक्टेट करवाते लिखो, आराम से लिखने के लिए बोल रहे हैं, ये चीज है ऐसा। सर डेफिनेशंस का आप मानते हो कि महत्व होता है फिजिक्स के अंदर? इनफैक्ट डेफिनेशंस आर मोर फंडामेंटल्स देन फॉर्मूला। ये मैं क्लास में लेता हूँ ये चीज। रीजन क्या है कि डेफिनेशन जो है वो दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू। ये किसी चीज का नाम हो गया, ये है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। फॉर्मूला जो है वो कंडीशन बेस्ड है, उसमें कई बार अप्रोक्सीमेशंस भी होते हैं। जैसे हम बोलते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, दैट विल बी करेक्ट ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये है। जबकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज डेफिनेशन। सर मैं भी यही मानता हूँ कि ना, मेरे साथ एक लड़का हुआ करता था जेई प्रेप में। वो क्या कहता रहा, मैं उसको बोलता रहा कि तुझे रेजिस्टेंस पता क्या होता है? वो कहता है यार ऐसे डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करता, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन तुझे रेजिस्टेंस पता ही नहीं है क्या होता है, तो ये सब करने का पॉइंट क्या है? मैं तो सर मैं हर जो टॉपिक होता था ना, उसके डेफिनेशन को बहुत तवज्जो देता था। और आज भी मेरे को ना दिल से वो डेफिनेशन है दिमाग में। आप मेरे से बेशक कोई भी डेफिनेशन पूछ लो आज भी। सर मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कोई भी डेफिनेशन अभी पूछ लो चाहे। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो इतनी बढ़िया जेई रैंक आई है ना, उसका राज यही है कि आपने डेफिनेशंस पे ध्यान दिया है, क्योंकि जेई एडवांस वाले जो है ना वो बेसिक्स पे जाते हैं। ये चीज जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना आप ऊपर भी जाते हो, राइट? ऐसा तो आपसे एक डेफिनेशन पूछते हैं
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, हम फॉर्मूला तो ये कहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें मैं ऐड करूंगा डिफरेंस इसमें और एवरेज स्पीड में क्या होता है। एवरेज स्पीड में डिफरेंस ये होता है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एवरेज कह सकते हो, मैग्नीट्यूड का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का एवरेज, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी जो है गिवन, मतलब अगर मूविंग बॉडी है तो उसकी भी जीरो हो सकती है, लेकिन अगर एक बॉडी मूव कर गई तो उसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सही, है ना? आपने अपनी रैंक को जस्टिफाई कर दिया है। बहुत बढ़िया। सर ये बच्चे ना मेरे को कई बार समझते हैं कि ना इसकी रैंक तुक्के से आ गई तो सर हाँ, नहीं, बहुत बार क्या होता है कि हम एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं तो लोग इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 या समथिंग लाइक दैट, थोड़ा खराब आंसर सही है। आपका तो बिल्कुल वो सर वो तब होता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, है ना? राइट, राइट। सर और भी सवाल पूछना सर, मजा आ रहा थोड़ा सा। हाँ हाँ ही। मेरे से आप कुछ भी फिजिक्स के सवाल मतलब मैं भी देखता हूँ मेरे को कितना याद है आज। भाई कुछ भी बता रहा हूँ, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है सच में। हाँ सर, अब बोलो हाँ जी। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ओके, ऑफ अ मिरर। मिरर। तो मिरर का फोकस डिफाइन किया जाता है बाय अ पॉइंट, क्योंकि ये होते हैं कनकेव मिरर्स या कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, और इन पे अगर कोई लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रही होती है और एक्सिस के क्लोज होती है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर, सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट से पास करती है, वो होता है फोकस। उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कहते हैं शायद, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। आपने एक चीज जो बोल दी ना तो ये सही हो गया, क्लोज टू द एक्सिस। वो चीज जो है 10th वाली जो डेफिनेशन में बच्चे सीख के आते हैं उसमें नहीं होता है, उसको फिर हम पढ़ाते हुए करेक्ट करते हैं। ऐसा एग्जांपल मैंने हेलिडे रस की किताब पढ़ी थी, उसमें क्या हुआ था, उसने लिखा था, बड़ा एम्फोसाइज किया था क्लोज टू द एक्सिस पे, पर आप देखोगे अगर डायग्राम ना कोई भी क्लोज टू द एक्सिस नहीं बनाता, तो उसने ये भी लिखा है कि भाई मैंने एग्जैजरेट कर रखे हैं ताकि तुम देख पाओ। बिल्कुल, ये चीज हमें करनी पड़ती है क्लास में बताते हुए। बहुत बार ये होता है कि ये एंगल इज स्मॉल। अब वो स्मॉल का मतलब ठीक है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री वैसे होना चाहिए, पर हमें बनाना पड़ता है वो 20-25 डिग्री तब, ताकि नजर तो आए क्लास में, लास्ट तक जो बैठा हो बच्चा उसको दिखना चाहिए भाई। हम एक्चुअली अगर 2 डिग्री का एंगल बना देंगे तो डायग्राम घिचमिच हो जाएगा ना, तो वो एक्चुअली क्लास में बताते हैं वो चीज। सर मजा आ रहा है, एक आप भी सवाल पूछो, आपने नहीं पूछा था। तो निशांत, यदि मैकेनिक्स की मैं फिजिकल क्वांटिटी लूं तो एक वर्क डिफाइन किया जाता है, वर्क, वर्क डन बाय अ फोर्स। सर दरअसल मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो मेरे को ना सच बताऊं तो जेई के टाइम पे कम क्लियर थी ये बात, क्योंकि मुझे किसी ने क्लियर नहीं किया। पर इंजीनियरिंग में मुझे समझ में आया कि वर्क डन बाय फोर्स जो होता है, वो जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और शायद वो पॉइंट जितना मूव करता है, तो वो फोर्स इनटू उस पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट पे फोर्स होता है कुछ और है, फिर थोड़ी देर बाद फोर्स कुछ और लगे, कुछ डिस्टेंस ट्रैवर्स करने के बाद, तो उसका इंटीग्रल जो हम लेते हैं एफ डॉट डी आर का, वो होता है, जितना मुझे याद है वर्क वो होता है। सही है। डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल। की पॉइंट वही है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपने कोटा में किस दिन पढ़ाना चालू किया था? मैं कोटा में आया था 2003। 2003 में, ओके। और आपने बंसल ज्वाइन किया था? हाँ, बंसल क्लासेस। ओके। और वैसे आपने पढ़ाना कब चालू किया था? पढ़ाना मैंने 96 करीब। अच्छा, कहाँ पर? मैंने बीकानेर में पढ़ाना शुरू किया था खुद से ही, जैसे उस टाइम पे ट्यूशन वगैरह चला करती थी। तो सर आईआईटी खड़गपुर से आप ग्रेजुएट हुए थे 91 में ही, हाँ हाँ, और 91 में आप अपने घर आके लोकली स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग गए थे, ऐसा क्या? कुछ टाइम मैंने जॉब वगैरह किया था, फिर मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विस वगैरह वो सब के मैं प्रिपरेशन करता था। उसके साथ साथ फिर मैंने कहा कि अब कुछ जो है करना चाहिए, तो मैंने जो है पढ़ाना शुरू किया। और शुरू में तो मतलब जो है बच्चे मेरे पास, मैंने फिजिक्स मैथ्स इनफैक्ट दोनों पढ़ाने शुरू किए थे। और फिर मतलब जैसे लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है, मेरे फिजिक्स के बच्चे बढ़ते गए, मैथ्स के बच्चे कम होते गए। तो बंजर सर के साथ इसका उल्टा होता था। ओके। जब मेरे को एक बार बंजर सर ने बुलाया, जब मैं पढ़ाता नहीं था और उनसे केवल मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे को
सॉरी मैंने आपकी बात काटी। नहीं, नहीं, आप बोलिए सर, आप कंटिन्यू बोलिए। हाँ जी। तो वो भी बिल्कुल सेम बात है, इसलिए मेरे को याद आ गई कि इनके जो है फिजिक्स के स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे और मैथ्स के कम हो रहे थे। तो बत्सा सर ने मुझको बुला के बोला, जज साहब फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं, मगर मैं चाहता हूँ कि इसको अब मैं बंद कर दूं ओके, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं उस समय स्कूल में पढ़ाता था, ओके, मॉडर्न स्कूल में पढ़ाता था फिजिक्स। तो मैं जब उनसे जाके मिला तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं फिजिक्स बंद करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप पढ़ा रहे हो तो क्यों बंद करना चाहते हो? मैंने कहा बच्चे जो है एक ने मेरे को दूसरे से खुशफुसा के बोलते हुए मैंने सुना कि मैथ्स में तो सर का जवाब नहीं, बट फिजिक्स जो है मैं तो जो है बहुत कुछ जो है हमें खुद से करना पड़ता है। समझ गया। तो वो जो चीज थी मंजर सर को लगी कि यार मेरे मैथ्स जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैथ्स पढ़ाना चाहिए तो मुझे। उस पॉइंट पे आपने बंसल जॉइन किया। तो वहां पे उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि आप आके फिजिक्स पढ़ाओ, और वो मेरे कैरियर की स्टार्ट थी ओके, नाइस। 96 में, 96, 95 में। 95। और अच्छा, आप बता रहे थे सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो शुरू में मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ा रहा था। मैथ्स के स्टूडेंट मेरे कम होते रहे। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरा मैथ्स का जो लास्ट स्टूडेंट है उसका नाम है गवेश भारद्वाज। प्रवेश भारद्वाज, जीवी सर। जी। अच्छा, जीवी सर, जब मतलब जीवी सर को पढ़ाने के बाद सर ने मैथ्स पढ़ाना छोड़ दिया। सर, जीवी सर ना, बहुत बच्चे जानते हैं जीवी सर को। हाँ हाँ, तो जीवी सर आपके स्टूडेंट है। ही इज माय लास्ट मैथ स्टूडेंट। उसके बाद से फिर आपका जो मैथ्स पढ़ाने का जिम्मा है वो उन्होंने उठा लिया। हाँ, आफ्टर अ गैप यू कैन से। जो है वहाँ पे 2-3 साल पढ़ाया, बट वहाँ पे क्या था कि मेरे को जेई के लिए मैं पढ़ाना चाहता था। जेई वाले बच्चे मुझे मिलते नहीं थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती थी कि जो है उनको मान लो फिजिक्स मैंने पढ़ा दिया तो अब मैथ्स केमिस्ट्री वो कहाँ पढ़ेंगे वो सारा। तो वो बच्चे जो है 1-8 साल मुझसे पढ़ के फिर वो कोटा आ जाते थे। तो जो है आप कौन से शहर में थे सर? मैं बीकानेर में था एक्चुअली। बीकानेर। हाँ हाँ, मैं बीकानेर। तो आप राजस्थान में ही पैदा हुए हैं सर? हाँ, कहाँ से है राजस्थान में? राजस्थान में मैं गांव कह लो तो सरदार शहर चूरू डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ मैं। चूरू डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं आप, और वहाँ आपने 12वीं वहीं से की है? 12वीं हम इनफैक्ट हमारे टाइम में 12th होती नहीं रहा है, राजस्थान बोर्ड का हूँ। तो 11th के बाद वो स्कूल खत्म हो जाता था। अब जेई वाले ये जेई में के लिए जरूरी था कि आपको 12th तक पढ़ा होना चाहिए, तो वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाने पड़ता है। फर्स्ट ईयर उसको 3 ईयर डिग्री कोर्स टीडीसी बोलते थे। बीएससी BSc फर्स्ट, होगी। हाँ बीएससी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर करके जाते थे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर करने के बाद, अच्छा, तो वो कौन से कॉलेज से करी थी उन्हें? डूंगर कॉलेज था। तो यानी आपने ये देखो यार, कितनी मतलब यूनिक बात है कि राजस्थान बोर्ड में 11वीं तक ही होता था। उसके बाद फर्स्ट ईयर आपको बीएससी करनी पड़ती थी। तब और आईआईटी के लिए सिर्फ बीएससी ही कर सकते हैं, बीकॉम नहीं कर सकते, ऐसा भी है क्या? नहीं बीएससी में लेना। हाँ नहीं, बीएससी लेना पड़ेगा, साइंस मैथ्स, तभी आप आईआईटी कर। साइंस मैथ्स लोगे, फर्स्ट ईयर करोगे, तो आप आईआईटी के लिए एलिजिबल होगे एग्जाम। हाँ जी, आईआईटी उस टाइम पे पीईटी होता था राजस्थान का स्टेट बोर्ड का। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ जी। फर्स्ट ईयर टीडीसी के मार्क्स के बेसिस पे मेरी 3rd रैंक आई थी उस समय यूनिवर्सिटी में। तो हमारा पिलानी में एडमिशन हो गया था। तो पिलानी में टेस्ट नहीं हुआ करते थे एडमिशन, अच्छा, तो सर आप मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो आपके प्रिपरेशन के बारे में बताओ कि आप कहाँ पे पढ़े हुए हो सर? गया। मैंने जो है कोटा में पढ़ा हुआ हूँ 11th तक। 11th तक, और फर्स्ट आपका ईयर जन्म मैंने कहाँ हुआ? जयपुर से करा था। जन्म कहाँ हुआ था आपका? जन्म तो मेरा जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये भी है, ये विजयनगर राजस्थान में? करके, विजयनगर करके है अच्छा, कॉलोनी राजस्थान में। राजस्थान में। मेरे फादर जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इरिगेशन इंजीनियर थे, डिपार्टमेंट। ओके, तो ट्रांसफरेबल जॉब था उनका। ओके, तो बट पढ़ाई मेरी कोटा में ही हुई, ओके। और 11th तक पढ़ के फर्स्ट ईयर टीडीसी अपने जयपुर में महाराजा कॉलेज से करी थी। तो मैं बताऊं उस समय जो है आईआईटी जेई की तैयारी हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से, अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स थे अपने स्कूल में, रैंक आती थी, मगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में कि जेई के लिए जो एस्पायर करें। हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम के वाले बच्चों बच्चे भी हमें देख रहे हैं, वो आपको टॉपर देख रहे जो हैं। है आजकल तो खैर बहुत हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हाँ होने जी, लग गए, हाँ जी। बट पहले बहुत परसेंटेज स्टूडेंट्स का बहुत कम होता था। तो उस समय जो है फर्स्ट ईयर में जयपुर महाराजा कॉलेज से पढ़ के और आईआईटी की तैयारी जो है तो हमारे लिए फार फेच्ड ड्रीम था। कोई कोई मोटिवेशन इसलिए नहीं आता था क्योंकि कोई ऐसे रोल मॉडल नहीं थे। हमारे सीनियर जो थे, कोई आईआईटी पास बड़ी
तुक्के से हो जाती थी तो हो जाती थी, बट अदरवाइज ऐसा नहीं था कि सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हो। तो पीईटी हमारा बस वो था कि एम था पीईटी देंगे और ऐसा के कॉलेज में एडमिशन ले स्टेट एग्जाम देंगे, लेंगे, स्टेट एग्जाम देंगे। स्टेट कॉलेज में। वो ये कि मेंढक की जैसे होते तो थे। ये मेंढक मेरे को 10th क्लास की पास करने के बाद, 10th का एग्जाम देने के बाद, उसके रिजल्ट के बाद मेरे को आईआईटी की एग्जिस्टेंस का पता चला। तो आप दोनों ही पीईटी को ही टारगेट रखे। हाँ, पीईटी टारगेट। और पीईटी की भी एलिजिबिलिटी है कि फर्स्ट ईयर बीएससी करना है। ओके। तो हम स्कूल के टॉपर हुआ करते थे और ब्राइट स्टूडेंट्स थे, बट एस्पायर नहीं करा जेईई के लिए हमने तो। आप कभी कोटा से पहले मिले हो, मतलब 11वीं 12वीं टाइप्स में कभी, या कोटा में मिले हो? नहीं, हम मिले तो कोटा भी आके हैं। जब मैं बंसल में पहले से थे। मैं जो है फिटजी में दिल्ली में होता था। फिर जी दिल्ली में था, कौन सी ब्रांच में? 1999 to 2003 कौन सी ब्रांच? कालू सराय? तब एक ही ब्रांच होती थी मेरे अच्छा, टाइम में। कालू सराय, हाँ। हाँ, मेरे रहते हुए जो है फिर ब्रांचेस। सर वहाँ पे मोहित त्यागी सर भी पढ़ाते रहे, क्या आपने उनको देखा हो? हाँ, मोहित त्यागी था उस टाइम पे। बहुत सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट कई अलग अलग जगहों पे, उनसे हम लोग अलग अलग टाइम पे एसोसिएटेड रहे हुए हैं। ये है बीएम शर्मा हैं। बीएम शर्मा सर जो संगीत के ऑथर है, तो हम लोग बहुत साथ साथ ही लंच करते थे। तो बीएम शर्मा को कैसे जानते हो सर? बीएम शर्मा जो है, हम दोनों मिलके ही फिजिक्स डिपार्टमेंट संभालते थे। मैं एचओडी था, वो डेप्यूटी एचओडी थे। हाँ, बीएम शर्मा सर ने अगर अपनी किताब ना लिखी होती ना, तो मेरा आईआईटी कभी ना होता। मतलब मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा था आईआईटी के लिए। मतलब कोचिंग गया था, कोचिंग बहुत सब स्टैंडर्ड थी, तो वहाँ पे वो बहुत ही कम टाइम में चैप्टर में पढ़ा रहे थे, टीचर भी क्वालिफाइड नहीं थे, तो एवरेज बैच था। लेकिन वहाँ पे मुझे ना बल्कि एक डल से बच्चे ने एक मुझे सेंगेज की किताब दिखा दी, बीएम शर्मा। मैंने कहा यार इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो बहुत ओवरलोडेड किताब है। पर वो ओवरलोड मेरे लिए वरदान था, क्योंकि उसमें मुझे किसी पे जाना ही नहीं पड़ा। हर चीज़ का सॉल्यूशन उसी में था, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन उसी में थी। तो उस वजह से मैंने वो पूरी किताब पढ़ दी। और मेरे सर फिज़िक्स में 78 नंबर आए थे 124 में से इन 2016, जो कि एक अच्छा स्कोर था, मतलब एक, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा स्कोर था। मैं बीएम शर्मा सर से मतलब कभी मिलना चाहता हूँ लाइफ में। और एक जी तेवानी सर हैं, जी तेवानी सर की भी मैंने किताब पढ़ी थी। आप कुछ कह रहे थे सर? तो वो है जैसे बीएम शर्मा, डीसी पांडे जो हैं वो मेरे साथ ही सेम डे हम लोगों ने फिटजी ज्वाइन किया था। अब ये बात और है कि वो 4-1 महीने में अलग निकल गए। मैं 4 साल तक रहा फिटजी में। तो उस टाइम पे पुराने काफी लोग होते थे। ओके, और फिर आप फिर बीकानेर गए? फिर कोटा आया, मतलब दिल्ली से बीकानेर से बीकानेर मैंने 2-3 साल पढ़ाया, वही ट्यूशन वगैरह पे, जहाँ मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं। फिर मेरे पास ऑफर कोटा से भी था उस टाइम पे भी, और जो है दिल्ली से भी था। मुझे उस टाइम पे दिल्ली ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। मैं वहाँ गया, 4 साल था। तो थर्ड ईयर तीसरे साल के बाद में मुझे एचओडी बना दिया गया था वहाँ पे, जो एचओडी फिजिक्स। तो लेकिन एचओडी बनने के बाद फिर मुझे मज़ा नहीं आने लगा था, क्योंकि टीचिंग से हटा के ना मुझे दूसरे टाइप के कामों में, मीटिंग वगैरह ये सब में उलझा दिया गया था, तो मुझे जमा नहीं। अच्छा, आपको मतलब सिर्फ आपको टीचिंग, प्योर टीचिंग पसंद आती है? मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था। सर कल एमएस चौहान सर से बात हो रही थी, तो उसमें वो ना कहते हैं कि एक ज़माना था जब बंसल सर की डायरी होती है एक, और उसमें वो ना कॉन्सेप्ट्स लिखते रहते थे फिजिक्स के, कि क्या आप कैसे पढ़ाओ बच्चों को। आज जो है टीचर की डायरी में ना ये लिखे होते हैं कि ये कोचिंग में कितने बच्चे जुड़े, कितना कितना पैसा होना। तो आपको वो एडमिन वर्क और वो सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था? हाँ, मैं अच्छा, उस टाइम अपन टीचर्स की बात कर रहे थे, तो बाय द वे ये एमएससी सर और अवस्थी सर, जायसवाल सर, ये सब लोग उस टाइम पे फिटजी में मेरे जूनियर होते थे। तो आजकल मेरे को चिढ़ाते हैं, देखो कि इनकी क्या ग्रोथ हुई, हमारी क्या ग्रोथ हुई, आज हम इनके बराबर है, पर उस टाइम पे एचओडी होते। तो ये है, वो अलग टाइम था। सर जैसे आप लोगों ने तो किया और ये कामयाब भी हुआ वाइब्रेंट, पर मतलब मेरे ख्याल में दिल्ली में भी ना एक जैसे केवीएन नाम से कोचिंग शुरू हुई थी। वो मतलब सर शुरू तो हर चीज़ छोटी होती है, और आपने भी सर हम्बल स्टार्ट किया होगा, और आज सर वाइब्रेंट इतना बड़ा एक ब्रांड है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे जो टॉप कोचिंग्स हैं उसके एचओडी छोड़ के और एक कोचिंग बनाते रहे, पर वो ना हमेशा फ्लॉप होती थी। ऐसा अमूमन आपने भी शायद यहाँ कोटा में देखा। कोटा में तो ये ट्रेंड मैंने जब से आया हूँ तब से मैंने देखा था। हर साल 2-3-4-5 नए उगते थे और कुछ एक बंद होते थे। हर साल का ये ट्रेंड देखा है मैंने। बहुत कम ही रेयर इंस्टीट्यूट सर्वाइव कर पाए, उनमें से एक हमारा है। तो हमारी जो हम्बल बिगिनिंग की आपने बात की, तो जब हमने
जो है एडमिशन वगैरह अनाउंस किया अपना, तो हमारे पास कोई बिल्डिंग भी नहीं थी। नितिन जैन सर के घर में एक नींबू का पेड़ होता था, तो सर्दी का मौसम था, उसी के नीचे आधी धूप आधी छाया में वहीं पे हम बैठ के जो है बच्चों को फॉर्म वगैरह बांट रहे थे। तो वहाँ से शुरुआत की है। फिर बाद में हमने फिर ऑफ कोर्स किराए की एक बिल्डिंग ली और उसमें जो है थोड़ा शुरू किया, बच्चों को जाके दिखाते थे वगैरह। तो हमारे बारे में बट क्रेडिबिलिटी थी हमारी, तो बच्चे बहुत आ गए थे। हाँ। फर्स्ट डे में ही 3000 स्टूडेंट जो है डे 1 पे 3 मैं बताऊं, जो 3000 अपने फॉर्म बिके थे, 100 रुपए का फॉर्म अलग बात होती है, लेकिन एडमिशन होने में इतना आसान नहीं था। एडमिशन हम जो है 800 बच्चे टारगेट कर रहे थे, तो वो उतने ही हुए थे, और वो भी 2 हफ्ते के बाद जाके हुए थे। एक बात है पर सर, जो मैंने यहाँ देखा है वाइब्रेंट में कि ना, यहाँ पर जैसे सर ने भी एक बात बोली, पर आपने कहा कि कहीं लोग उसको गलत ना समझ ले, तो आपने एक्यूरेट बात ही बताई, वरना तो आप वहाँ पे भी छोड़ सकते थे। तो ये जो है ना, मैंने कल के भी पॉडकास्ट में देखा कि यहाँ पे हाइप बनाने का कल्चर नहीं है, जो जेन्युइन है, जो एक्चुअल है, उसी की बात होती है। और जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर क्या है कि एक्चुअल कुछ है और लोग दिखाते हैं उसको 100 गुना बढ़ा के। तो यहाँ पे ये बहुत मुझे हर जगह दिखा, ये बहुत इससे ट्रस्ट बहुत बनता है मेरा। हाँ, नहीं वो नेचर में ही नहीं है, मतलब जो है जैसा है ठीक है। अब फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उतनी सब कुछ लॉज के हिसाब से चलना चाहिए, ऑनेस्टी जरूरी है। कल सर भी बता रहे थे कि आपने जिन रैंकर्स को पढ़ाया, हाँ, उन्होंने आपको बहुत चैलेंज में थ्रो किया आपके ऊपर चैलेंजेस बहुत सारे, बिल्कुल। और उन चैलेंजेस ने आपको ग्रो किया इन 30 सालों में। क्या क्या बिल्कुल ये सच है एकदम? आप बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचना चाहिए कि 100%, बिल्कुल। हमने जो सीखा है वो बच्चों को पढ़ाने की जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और उसको हमने अपने ईमानदारी से उसको हैंडल किया। ब्रश असाइड नहीं करा, बच्चे को अंदर अपना इंप्रेशन जमाने के तरीके से नहीं पढ़ाया है। सर, जहाँ पे पता है ये बहुत जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक एजुकेशन होती है वो ऐसी ही हो पाती है। मतलब आज के ज़माने में तो सर मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन में टीचर्स बहुत बड़े-बड़े क्लेम करते हैं कि जैसे कि पेपर जो है उनके क्वेश्चन उनकी बुक से आया, हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन उन सर, या इस तरह के क्लेम करते हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन कर देंगे। तो जो कि सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे सर मतलब और होता भी नहीं है, कई बार बच्चा लेके जाता है क्वेश्चन नहीं क्लिक करता टीचर को भी। और आप में सर आप इतने मतलब आपके तो बच्चे इतने सारे रैंकर, मतलब मेरे को सर बता रहे थे कि सर कि 100 में से आप कई-कई साल तक आपने 30% अंडर 100 रैंकर्स और 30% वाइब्रेंट के या आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप इसके बावजूद भी कहते हो कि यार हमें नहीं पता होता, तो हम उसमें कह रहे थे हमें यहाँ तक पता है, हम इस पे रिसर्च करके आएँगे, सोच के आएँगे, किताबें छानेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और सर कहीं न कहीं जब टीचर, मैंने भी ऐसा देखा है, मैं एक बहुत खराब कोचिंग में जाता था और वहाँ पर जब मैं सवाल पूछता था टीचर से, तो वो ना या तो कह रहे थे ना सिलेबस के बाहर है, या वो कुछ खिचड़ी बना के पहले सॉल्यूशन देखते रहे, मतलब आंसर, और फिर खिचड़ी बना के भी बना दे रहे। और सर बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता। कम से कम मैं तो नहीं था, और मुझे दिखता रहा कि यार ये तो ना कुछ भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे सर वो कहीं न कहीं एक रिस्पेक्ट भी लूज़ होती है, ट्रस्ट भी लूज़ होता है टीचर पे। और फिर मैंने डाउट्स पे फिर मैंने गिव अप कर दिया कि भाई डाउट्स पूछूँगा ही नहीं मैं। तो ऐसे हो गया। दैट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन विद अ कोचिंग स्टूडेंट एक्चुअली, कि वो बच्चा डाउट पूछना ही बंद कर दे। वो बच्चों को जितना हो सके खोलना पड़ता है क्लास में, क्योंकि बच्चे थोड़े बाय नेचर शाय होते हैं। तो उनको ये एक टीचर की एक जिम्मेदारी है कि भाई बच्चा पूछे, डाउट पूछे में कंफर्ट फील करे, जरूरी है। एक बच्चा है जो अभी 12th क्लास शुरू करने वाला है और 11th उसकी ख़ास नहीं है फिज़िक्स में। तो क्या उसको 12th में समस्या आएगी? और समस्या मिनिमाइज़ हो सके, ऐसे वो क्या-क्या बहुत ही मिनिमम, मतलब बिल्कुल लीस्ट इतना कर ले कि उसकी समस्या वो ना आए 12th में? क्या ऐसा आप कुछ बता सकते हो चैप्टर्स और भी कुछ स्ट्रैटेजी? मेरे ख्याल से मैकेनिक्स जो है जो थोड़े बेसिक्स हैं एचसीवी से, यदि वो ठीक ठाक है उसके, तो 12th आराम से वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बहुत रिलेवेंट है। कई बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। तो जो है हम एक चीज़ तो ये करते हैं कि हम पढ़ाने में ना हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं बजाय कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट है ना वो पूरा 11th की मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बच्चा एक 12th में थोड़ा कंफर्ट लेवल फील करता है और उसको एक टाइम भी मिल जाता है। तो जैसे सर जो आप अभी बच्चों को लेक्चर्स पढ़ाओगे ऑनलाइन, इसके अंदर आपका पहला 12th का चैप्टर होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हम्म,
उसका एडवांटेज क्या है कि बच्चे को ना 11th की किसी भी पार्ट की जरूरत नहीं है, वो एकदम स्क्रैच से 11th के शुरू में भी एक तरीके से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज ज्यादा उससे लिंक नहीं है, सिंपल ये है। हाँ, तो उस टाइम में क्या है कि बच्चा जो है खुद अपने से बेसिक उसको हम गाइडलाइंस दे देते हैं कि बेटा आप HCV के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करो, जो भी तुम्हारे खासकर सिर्फ मैकेनिक्स वाले पार्ट के, क्योंकि मैकेनिक्स जो है ना वो कोर है। मैकेनिक्स को समझे बिना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क के एनर्जी के अब जब पोटेंशियल पे आ जाते हैं तो वर्क से रिलेटेड है सारी चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स से रिलेटेड है, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा आपको, सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो है बच्चे के पास एक टाइम मिलता है, और बच्चे को जो है वो उसने एटलीस्ट HC वर्मा का कम से कम जो है ये मैकेनिक्स वाला पार्ट उसने अगर तैयार कर लिया ठीक ठाक, तो फिर ठीक है, फिर उसका एक 12th में ना कंफर्ट लेवल आ जाए। सर जैसे अभी हम मार्च के अंदर बिल्कुल हम खत्म करने वाले हैं मार्च को, और अप्रैल में 12वीं शुरू हो जाती है बच्चों की, तो बच्चों में उतना समय तो अब नहीं बचा है। अब इसमें क्या आप और मैं बैठकर, मतलब सम टाइम लेटर लाइक 1-2 दिन के अंदर आप और मैं बैठे और हम एक बार ना वो माइक्रो टॉपिक की लिस्ट बना ले, मान लो आप और मैं, और अगर किसी तरह उसको हम लेटर से 8 घंटे में, यानी मान लो 4-4 घंटे के 2 लेक्चर्स हो गए, हम उसको अगर सर मतलब आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे भी कहना चाहता हूँ कि क्या वो टॉपिक्स आप मेरे चैनल पर बच्चों को लाइव पढ़ा सकते हो? क्योंकि अगर आप वो कर दोगे ना तो बच्चों को एक रहेगा कि वो लेक्चर देख लिया, तो आगे वो पढ़ पाएँगे अपना जो 12वीं है। क्या ये आप कर पाओगे? यूजुअली हम जो है जैसे 1.5 घंटे की क्लास के होती है हमारी, यूजुअली तो यही होता है। उतनी लंबी क्लासेस हमने मोस्टली ली नहीं है, बट ऑफ कोर्स इतनी लंबी क्लास होगी तो नेचुरली ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो ब्रेक वगैरह लेके हो सकता है, पॉसिबल है। ओके। तो सर जो हैं, मैं सर के साथ बैठूँगा आपके लिए, और हम वो जो सारे प्रीरेक्विजिट्स हैं 12th के, और वो जितना कंसाइज़ हो सकता है उतना कंसाइज़ करके बनाएँगे, ताकि अब 12th क्लास जब शुरू करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सर ने कहा है कि वो इसको ये करने के लिए तैयार है, और मेरे चैनल पर वो होगा। तो जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब करके रखना। आगे और भी बहुत वीडियोज़ आने वाली हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगी, विद सर्स होंगी, और भी हम बहुत सारे अपडेट्स और कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे लाते रहेंगे। अ, एक बच्चे मुझसे बहुत पूछ रहे थे, एक चीज़ जो रह भी गई थी, इरोडोव किताब जो है, उसका रेलेवेंस है जेईई में? बिल्कुल, बिल्कुल। है रेलेवेंस? बिल्कुल है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो तो रशियन बुक है, बहुत पुरानी है। इट हैज़ नॉट बीन रिटन फॉर जेईई। उसमें से सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही जेईई के लिए रेलेवेंट है। और कई बार जो है लैंग्वेज का भी इशू आता है, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि दैट इज स्ट्रिक्टली टू बी डन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। एक्सपर्ट्स। हाँ, एक्सपर्ट जैसे सुपर पटाखों के ये साथ होता है ना कि एडल्ट सुपरविजन, तो वैसे ही मैं एरोडो के लिए बच्चों को बोलता हूँ। मतलब इरोडोव भी हाँ। धमाके से कम नहीं है। हाँ, हाँ, एक्सपर्ट सुपरविजन चाहिए उसके लिए। तो ओनली टू बी डन अंडर मेंटर। मेंटर आपको बताए कि भाई ये प्रॉब्लम करो, ये प्रॉब्लम करो। सर एक आपसे रिक्वेस्ट और है, बतौर रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि जो इरोडोव के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जेईई के लिए रेलेवेंट, आप प्लीज वो कोर्स में भी कवर करना, बच्चों को बहुत हेल्प होगी उससे। हाँ, प्लीज आप बिल्कुल, कर दो। वो तो हमारे कभी-कभी इलस्ट्रेशन में भी आते हैं और ओके। बच्चों को भी देते रहते हैं वो। अच्छा, आप वैसे ही करते हो वो चीज? हमारे टाइम में क्या था कि कोई पढ़ाने वाले नहीं था, तो अग्रवाल क्लासेस के नोट्स होते थे, कोरस्पॉन्डेंस कोर्स। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मेरे को 10th का एग्जाम देने के बाद तो आईआईटी की एग्जिस्टेंस का पता चला। हमारे जिया जी थे एक बॉम्बे में, उन्होंने वो अग्रवाल क्लासेस के कोर्स में एनरोल करा दिया। मैंने सुना हुआ है दरअसल, क्योंकि मैं इंडस्ट्री बाद में में एपेक्स हो गया था। बाद में सुना। ओके, पर मैंने वैसे पहले कभी नहीं सुना। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो कोरस्पॉन्डेंस कोर्स आता था इंग्लिश में, हम प्योर हिंदी माध्यम के छात्र। उसमें सर ऐसा मैंने सुना है कि आप लोग टेस्ट भर के देते रहे, फिर मेल उनको पोस्ट करते रहे, फिर वो चेक करके आपको पोस्ट कर। उससे पहले देखो अब क्या हुआ, अब वो इंग्लिश के मेरे को समझ में नहीं आया, है ना, मैं हिंदी मीडियम वाला। अब वो अच्छा, एक और ये था कि वो 80% आपके 10th में नंबर होंगे तभी वो आपको मिलेगा। तो मेरे 80% थे, एक दूसरा कोई बंदा था इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला, उसके 80% से कम नंबर थे, तो उसको कोर्स मिल नहीं रहा था। मेरा फ्रेंड है निरुपम कौशिक, तो वो फिर उसने कहा कि यार जो है मेरे से शेयर कर ले और इतना कुछ पैसे। मैंने कहा पैसे वैसे छोड़, तू तो अपन तो साथ पढ़ेंगे, मैं तो किसी को ढूंढ ही रहा था तेरे जैसे को। तो हमारे घर में एक बेसमेंट था,
उसमें जी हम बैठते थे और वो निरुपम की बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग वगैरह थी, तो वो मेरे को चीज़ें थोड़ा हिंदी से ट्रांसलेशन में मेरी मदद कर देता था। फिर हम जो है मिल बैठ के सॉल्व करते थे। अब मेरी तो राइटिंग बड़ी गचर-मचर होती थी, वो उसको बड़ी बढ़िया हैंडराइटिंग में ना कॉपी करके एकदम अच्छे से बना के भेजता, फिर हम वो भेजते थे। वो वहाँ से फिर वो 15-20 दिन के बाद चेक होके आती थी कॉपी, बिल्कुल लाल पेन से एकदम बाकायदा ऐसे चेक की, फिर नोट्स वगैरह उस पे लगे हुए कि इस क्वेश्चन में हमने क्या-क्या गलती की वगैरह, व्हिच वाज़ वेरी हेल्पफुल उस टाइम में। क्योंकि हमारे जो ट्यूशन टीचर वगैरह थे उनसे हम डाउट कोई पूछते थे ना, तो वो या उनको समझ में आता था तब तो वो बताते थे, नहीं तो वो डांट के भगा देते थे, क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो। हमारे टाइम में तो बच्चों को डांटना भी अलाउड था, आज के बच्चों को नहीं डांटा जा सकता, उस टाइम में ही होता था। तो इस तरीके से हमने तैयारी की, कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए, तो बहुत आधी अधूरी सी स्टडी थी। फिर जब एग्जाम भी दिया तो उसमें ये होता था, मैं 3 डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर था। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जो है, बीकानेर के सेंट्रल स्कूल में जो है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, इन गंगानगर, इन सबको वो कवर करता था। और उसमें जो है बच्चों की, उस टाइम पे क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग-अलग पेपर होते थे, इंग्लिश भी होता था। 2 दिन होता था जेईई का एग्जाम। पहले दिन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, दूसरे दिन मैथ्स और इंग्लिश। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री लोगों को लगा कि भाई चलो ठीक-ठाक है, केमिस्ट्री तो बहुत ईज़ी लगा, फिजिक्स थोड़ा ठीक-ठाक लगा। मैथ्स में तो ऐसे तोते उड़े कि सवाल ही, हमारे टाइम में कॉपीज़ चेक होती थी बकायदा, पार्शियल स्टेप मार्किंग होती थी। तो स्टेप मार्किंग नहीं होती तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं था सिलेक्शन का। वो स्टेप मार्किंग में जैसे-तैसे करके क्वेश्चन बने पूरे हमारे, ये था। उस टाइम में और आज के टाइम में तो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट और अब्सॉर्ब करने का तरीके में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर हो गया बच्चों के लिए। मैं तो सर एक चीज़ ये देख रहा था कि सर के पास सर हिंदी मीडियम के है और उसके बाद इन्होंने मतलब एक लोकल जुगाड़, एक अपॉर्चुनिटी पैदा कर ली अपने लिए कि एक इंग्लिश मीडियम का बंदा जो है उसको एक रेलेवेंट सिचुएशन में देखा, उसके साथ पढ़ लिए, इंग्लिश उसकी नॉलेज इस्तेमाल कर ली, पैकेज अपना उसको दे दिया और फिर वहाँ से बढ़ करके इन्होंने आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया। तो बहुत बड़ी बात है सर। तो सर आपके रिजल्ट को लेके भी कुछ स्टोरी थी, मैंने सुना है कभी। वो यूँ हुआ कि ना, मतलब हम लोग 1 महीने के बाद पीटी का एग्ज़ाम होता था, पीटी का एग्ज़ाम हम दे रहे होते थे, उस टाइम पे जेईई का रिज़ल्ट आया। तो मैंने तो देखने का कष्ट ही नहीं उठाया, क्योंकि जेईई का रिज़ल्ट देखना भी बड़ा कष्ट का काम था। और सर ऐसा भी था क्या कि क्या ही कर लेंगे देख के? ऐसा हाँ, ऐसे मेरे को चांस ही नहीं था, मैथ्स के पेपर मेरा इतना बिगड़ा था कि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। दूसरा वो जो पेपर, एक पायनियर नाम का पेपर होता था, जो कि पूरे बीकानेर में एक वो लाइब्रेरी होती थी, उसके अंदर आता था। तो एक बंदा था जो इंग्लिश मीडियम का, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो वो उसको लेके घूम रहा था पेपर की क्लिपिंग को लेके कि भाई ये जो है एक बंदे का तो किसी का सिलेक्शन हुआ है इस सेंटर से, कौन है, कौन है? तो हफ्ते भर बाद उसने मेरे को ट्रैक किया। अच्छा, आपने छोड़ दिया रिजल्ट, कोई और आके आपको बता रहा है? 1 हफ्ते के बाद। तो ये फिर बाय पोस्ट खैर वो 15-1 दिन में आ गया लिफाफा उनका, रिजल्ट वाला। सर इसमें मतलब आपका तो देखो कितना ही, क्योंकि आपकी एज, आपका जो टाइम था वो इन्फॉर्मेशन का टाइम ही था। मैं 2016 में मेरा रिजल्ट आया था। मेरी भी रिजल्ट की एक स्टोरी है। जब मैं मतलब क्या होता है, अब आंसर की वगैरह ना पहले ही आ जाती है, आप घर आओ उससे पहले आंसर की आ जाती है, पेपर 2 से पहले। और पेपर 2 खत्म होता है इतने में पेपर 1 की आंसर की आ जाती है, एडवांस की। मैंने घर पे आके अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, ऑलमोस्ट मेरे 220 223 नंबर दिखा रहा था। वो मार्क्स मैंने डाले, कई सारी कोचिंगों में रैंक प्रेडिक्टर भी आ जाता है, तो रैंक प्रेडिक्टर में डाला, वहाँ पे कोई मेरे को दिखा रहा कि मेरी 450 रैंक आ जाएगी। पहले तो लग रहा था, जब मैं सेंटर से निकला तो मुझे लगा मेरा पेपर बहुत बेकार गया है, तो 3-4 हज़ार रैंक ही आ पाएगी। और क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पेपर था यूजुअल से 2016 का। फिर घर पे आए तो लोग कह रहे टफ पेपर आया तो 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी। मुझे कुछ कॉल्स वॉल्स आए, टीचर वगैरह से बात हुई। फिर मैंने जब आंसर की मतलब स्कोर बताया जब उनको, फिर मैंने जब रैंक प्रेडिक्टर पर डाला, तो एक रैंक प्रेडिक्टर दिखा रहा था 450, एक दिखा रहा था 300। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 300 से 1000 के आसपास कुछ रैंक आएगी, तो मेरे को ना शांति सी थी कि पता था कुछ आ जाएगी। और फिर जब रिजल्ट का टाइम आया था, तो मैं हिमाचल प्रदेश गया हुआ था और हम वहाँ ज्वाला देवी जाया करते हर साल, और वहाँ से हम वापस आ रहे थे बस में फैमिली के साथ। तो तब वहाँ पे हम मतलब रिजल्ट वहाँ लोड नहीं हो रहा था, एक तो साइट खराब, दूसरा इंटरनेट रास्ते में भी ढंग से नहीं आ रहा था। तो किसी दोस्त को रोल नंबर भेजा, फिर उसने फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करी,
और व्हाट्सएप पे वो लोड हो रही थी, हुई नहीं वो। फिर उसने फ़ोन पे बताया भाई 247 दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो फिर मेरे पापा ने फिर से पूछा कि पक्का ये फाइन, क्योंकि मैंने कई रैंक बता चुका था उनको अब तक 700 4.5, कहते पक्का है? मैंने कहा हाँ ये पक्का है। फिर सब जो है कह रहे, फिर उन्होंने सबने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया, हमारी जो तीर्थ यात्रा थी वो सफल हो गई और माता रानी की कृपा हो गई। तो मेरे मेरे रिजल्ट की भी एक ये स्टोरी थी। जेई रैंक की बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा एक पॉइंट क्लेरिफाई करूंगा। मैं क्या, पहले ब्रांच का जिक्र हुआ था ना, हाँ जी। तो उससे हो सकता है कि मेरी जेई रैंक लोग जो है 8,000 10,000 सोचने लगे। अच्छा। हमारे टाइम में एक्चुअली क्या है कि 2200 ही सीटें होती थी, 5 ही आईआईटी थे, ओके। तो मेरी 1720 है रैंक एक्चुअली। आपके 1720 रैंक थी जी। ओके, और आपके टाइम पर 2200 सीटें होती थी टोटल आईआईटी हाँ, में। 5 ही आईआईटी, 5 आईआईटी थे, जो ओल्ड आईआईटीज कहते हैं। ओल्ड आईआईटी बिल्कुल। ओल्ड ही थे उस टाइम, न्यू था ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, रुड़की अलग कॉलेज हुआ करता था, ये रुड़की का अलग एग्जाम होता था, आईआईटी खड़गपुर उसमें मेन कॉलेज होगा, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल कॉलेज, सबसे जो जिसमें तो सबसे बड़ा भी, सबसे ज्यादा ब्रांचेस। हाईएस्ट कट ऑफ उसी की जाती होगी, आईआईटी खड़गपुर की, राइट? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उस टाइम पे कानपुर ज्यादा पॉपुलर था, पर वो सब कानपुर सीएस बड़ी वो थी, पहला आईआईटी खड़गपुर। और फिर ये न्यू आईआईटीज की तरह दिल्ली, बॉम्बे ये सब बने होंगे, और फिर बाद में रुड़की आया होगा। तो आपका 5 आईआईटीज हो गए, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर और चेन्नई, मद्रास, उस टाइम मद्रास, मद्रास आईआईटी तो मद्रास ही है, आईआईटी का नाम तो मद्रास ही है। तो ये 5 आईआईटीज थे आपके टाइम पर, और आपकी 1700 रैंक थी। 1720। 1720, 1720, नाइस।